जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और आप जानते हैं हम एक इंटेंस स्टडी कर रहे थे एग्जाम डेट की वजह से, जिसमें कि हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग मुस्लिम लीग और कांग्रेस अधिवेशन यहाँ तक पढ़ चुके थे। अभी हम बात करेंगे कर्जन और बंगाल विभाजन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष। आज हम 3 टॉपिक्स पर गौर देंगे इन पर। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गांधी युग को। ठीक है, तो एक क्लास यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ। लगभग 3 क्लास आपका मॉडर्न इंडिया की ये हो जाएंगे, यानी कि आज 6, कल 7 और 8 तक ये हो जाएगा आपका। और फिर हम आपका 9 तारीख से एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू कर देंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार आप लोग भी लिख करके बताएं। जी भैया, हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, वो स्पिरिट आपके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ये स्लॉट जो बुक होने शुरू हुए हैं, इसके लिए वीडियो आ चुकी है शुभम भाई। हाँ, वीडियो बना दी गई है, तो वो वीडियो जो चैनल पर डली हुई है, स्लॉट बुक कैसे करें, हाँ, अंकित भाटी सर ने बनाई है। अंकित भाटी सर ने वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को देख करके आप अपना स्लॉट कैसे भरें और वो सारे डाउट दूर कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करेंगे आज की क्लास को, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो क्या बोलेंगे, कर्जन की बात करेंगे। कर्जन भारत में आया, बहुत विवादास्पद चेहरा है कर्जन अगर हम बात करें। ठीक है, अभिषेक जी, रिया, अभिषेक माथुर, अवधेश, राहुल, अनिकेत सैनी, राहुल गुजर, जयो, जयोस महतो, शुभम, रांजुल, रिया। फिर से बार बार ये रिया अलग है, इतनी सारी एक ही रिया है। सौरिका, प्रीति, सोनू, सचिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे साथियों का बहुत स्वागत है। देखिए, करजन जब आया था, करजन से पहले की स्थिति क्या थी वो देखना है एक बार बस। करजन जब आया तो पुणे में प्लेग फैला हुआ था। तो पुणे में जब प्लेग फैला हुआ था तो उसके लोगों का अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया था। इसके लिए क्या कर दिया गया था, जो कमिश्नर था वाल्टर चार्ल्स रैंड, उसकी हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या की थी चापेकर नाम के बंधुओं ने, भाइयों ने, जिनके नाम थे दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। तो चापेकर बंधुओं ने इसको मार गिराया। और इसके बाद में इसी दौर में जब करजन आया तो करजन के टाइम पर पुलिस आयोग, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस आयोग बना, जिसका अध्यक्ष बनाया गया एंड्रयू फ्रेजर को। दिल्ली दरबार मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर खूब पैसा खर्च करते थे। ब्रिटेन का जो राज परिवार था वो भारत में आता था और उसकी स्वागत में खूब पैसा खर्च किया जाता था। तो एडवर्ड सेवंथ की ताजपोशी वो दूसरे दिल्ली दरबार में बना, वो ब्रिटेन का महाराजा, लेकिन भारत में भी स्वागत होता था। इसी के समय पर आपका यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में, जिसका आशुतोष मुखर्जी ने बहुत विद्रोह किया था। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून, स्मारक समझते हो, जैसे ताजमहल है वो प्राचीन स्मारक है, लाल किला है, तो उनकी सुरक्षा हो उसके लिए कानून, ये भी करजन के टाइम पर 1904 में आया था। अब आते हैं करजन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई, बंगाल पार्टीशन। तो ये जो बंगाल पार्टीशन हुआ आपका, बंगाल पार्टीशन की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों ने इस देश में बीज बोया कि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई कैसे पैदा की जाए। क्योंकि 1857 में क्या था, हिंदू मुसलमान एक साथ क्रांति में लड़े थे, तो ये समझ गए थे इस देश का हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हमको करने हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आज आप जानते हो पश्चिम बंगाल, आपने देखा, एक बार थम्स अप करके बताएं भारतीय मैप में, आप कहोगे हाँ भी है। इधर की साइड में हमारा पश्चिम बंगाल है, तो उस पश्चिम बंगाल को इन्होंने क्या कर दिया, इसे 2 हिस्सों में काट दिया। तो ये जो पूर्वी बंगाल था, इसको इन्होंने पूर्वी बंगाल क्षेत्र को, और इधर वाले को पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में। पूर्वी बंगाल की जो जनसंख्या थी, ये ईस्टर्न बंगाल था, और ये वेस्टर्न बंगाल जो लेफ्ट वाला हिस्सा था, इसमें 3 करोड़ लोग थे, और पश्चिम बंगाल में 5 करोड़ लोग थे, यानी लगभग 8 करोड़ लोगों का ये पार्टीशन हुआ था। पूर्वी बंगाल में क्या था, मुस्लिम आपका 1 करोड़ 80 लाख थे, और हिंदू 1 करोड़ 30 लाख थे। जबकि पश्चिम बंगाल में क्या था, हिंदू 4 करोड़ 40 लाख थे और मुस्लिम थे 90 लाख। यानी मेजोरिटी में इन्होंने हिंदुओं को इस तरह से इस प्रदेश को बांटा कि मेजोरिटी में हिंदू चले जाए, और वहां पर वो माइनॉरिटी यानी जो संख्या में कम है उनके साथ में भेदभाव होने लग जाए। असम की बात करते हैं, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, राजधानी इसकी ढाका थी। ये चला गया आपका पूर्वी बंगाल में, और यहाँ जिम्मेदारी मिली पूर्वी बंगाल को संभालने की ब्लूमफील्ड फुलर को। वहीं पर वेस्ट बंगाल में आपका, जिसमें आपका आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और इसमें राजधानी बनाई गई कोलकाता को।
प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने एंड्रयू फ्रेजर, जिनको पुलिस आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो इस तरह से विभाजन कर दिया गया। आप समझिए बंगाल में लगभग 8 करोड़ थे और पूरे देश की आबादी जो थी वो लगभग 40 करोड़ थी। ठीक है। वेस्ट बंगाल जो बंगाल क्षेत्र है उसमें कौन कौन आता था? वेस्ट बंगाल आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का बांग्लादेश, आज का असम। असम हालांकि 1874 में अलग हो गया था, ठीक है, लेकिन पहले वो भी बंगाल क्षेत्र में ही आता था। अब जब इन्होंने घोषणा की जनता के सामने 19 जुलाई 1905 को कि भाई हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, तो ये खबर अखबारों में आती है अगले दिन 20 जुलाई 1905 को। और साथ में इसके लिए क्या बोलते हैं सब लोग, नहीं हम बंगाल विभाजन नहीं होने देंगे, यानी कि हम इस देश को बंटने नहीं देंगे, अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। उसी के तहत सबने कहा कि इन अंग्रेजों का बहिष्कार करो, हम लोग अपनी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, चाहे शिक्षा हो चाहे वस्तुएं हों। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन इस देश में शुरू हुआ। इसकी डेट खूब पूछी जाती है, स्वदेशी आंदोलन। देखिए जो बंगाल विभाजन था ये बैडनबर्ग के दिमाग की आपका उपज थी। राज्य सचिव इस समय रिजले था, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। 1858 के एक्ट से एक पद बनाया गया था राज्य सचिव, राज्य सचिव। वायसराय इस समय पर करजन था। करजन अभी मैंने बताया 1898 से लेकर के 1905 तक था। लक्ष्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म, इस देश में हिंदू मुसलमान यानी सांप्रदायिकता को जन्म मिले। तो इन्होंने लागू जो इसको किया, घोषणा तो हुई 19 और 20 जुलाई को, लागू किया 16 अक्टूबर 1905 को। और इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ जो जहर फैलाया जा रहा है उसके शिकार नहीं होंगे। वंदे मातरम गाया पूरे देश में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस समय आपका जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, आपका राष्ट्रगान है सॉरी, अमार सोनार बंगला, इसको लिखा। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी स्वदेश गीतम को लिखा। प्रस्ताव इसका जुलाई में ब्रिटिश संसद में रखा गया। बहुत विद्रोह इसका हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। तीसरा दिल्ली दरबार लगा, राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। दिल्ली नई राजधानी बनी 1931 में। देखिए पहले दिल्ली था, दिल्ली को राजधानी घोषणा की गई 1911 में। घोषणा कब हुई है? 1911 में। और बनाई कब गई है? 1912 में। लेकिन नई दिल्ली नहीं थी तब राजधानी, याद रख लेना। नई दिल्ली शहर को बसाया गया 1927 में, और नई दिल्ली को फिर देश की राजधानी बनाया गया 1931 में। तो नई दिल्ली शब्द अलग है और दिल्ली शब्द अलग है। ये किसके काल में हुआ था? इस समय वायसराय हो गया था आपका करजन के बाद में, मैंने आपको बताया था हार्डिंग द्वितीय। 1911 से 1916 तक रहा था हार्डिंग द्वितीय। इस समय पर भारत में जो आया जॉर्ज पंचम आया, जिसके लिए कहा जाता है हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा। किसकी? जॉर्ज पंचम की तारीफ में। आज भी उस पर सवाल उठते हैं, आज भी, कि भाई वो तो जॉर्ज पंचम की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, भारत भाग्य विधाता, उसमें किसको बोल रहे हैं? कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया था। तो आज भी वो बातें देश में उठती रहती हैं। अब बात करते हैं भारत में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चला। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो 3 चरणों में चला। पहला चरण उदारवादी चरण है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई और बंगाल के विभाजन तक। इसमें नरमपंथी लोग एक्टिव थे, जो बड़े प्यार से अपनी बातों को रखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे, समाचार पत्रों में लिखते थे, लेकिन कोई सक्रिय आंदोलन नहीं करते थे सरकार के खिलाफ में। फिर आए 1905 से 1919, जिसको उग्र राष्ट्रवादी चरण कहा गया। इसमें 2 तरह के लोग रहे, गर्मपंथी और क्रांतिकारी। ये लोग सक्रिय आंदोलन करते थे, बहिष्कार, हड़ताल, अहिंसा, इन सब का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है किसके साथ ही थे? अहिंसा के। लेकिन इसी में क्रांतिकारी दल हुए, सक्रिय आंदोलन भी किया, अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार भी किया, जहां हड़तालों की जरूरत थी हड़ताल की, और हिंसा को अपना मार्ग बनाया कि भाई ये अगर एक गोली चलाएंगे तो हम क्रांतिकारियों की भी गोली चलानी चाहिए। अगर ये सरकार बहरी हो चुकी है तो इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है, ये भगत सिंह जी ने कहा था। और एक गांधी युग है हमारे देश में। तो गांधीवादी जो विचारधारा थी वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर निर्भर करती थी। तो इस तरह से हमारे देश में आंदोलन चले। पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? सिर्फ ये बात याद रखना, कितने चरणों में? 3 चरणों में। इस स्लाइड से एक बात आपको याद रखनी है। अभी मैंने कहा बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ था देश में? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में
मीटिंग हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन, इसकी जो लीडरशिप की वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। किसके नेतृत्व में हुआ था, पूछा जाता है। इसके लिए प्रपोजल रखा था के मिश्र ने, कृष्ण कुमार मिश्र ने। अध्यक्ष रहे सभा के मणिचंद्र। लोग थे यहाँ पर लगभग 50,000। अधिवेशन इस समय कांग्रेस का जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। जी शुभम भाई, सर मैं रिवीजन कर रहा हूँ अच्छे से, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आना चाहिए कॉन्फिडेंस। ठीक है, पेपर से अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं वो सब प्रिपेयर होंगे एग्जाम के लिए। अगर आप लेट पढ़ाई किए थे तो कभी भी ऐसे हताश मत हुआ करो, नहीं मैंने तो 1 महीने की पढ़ाई की और इसी में मैं उसको सिलेक्शन लेना, ऐसे कभी मत करना खुद को, लाइफ में डिमोटिवेट हो जाओगे। करना, हाँ मैं थोड़ा देर से जागा तो आगे मेरे लिए परीक्षाएं होंगी, बार बार परीक्षाएं आएंगी, मैं अच्छे तरीके से परीक्षाएं दूंगा। समझ पा रहे, खुद के ऊपर विश्वास रखना बस। तो यहाँ पर क्या किया गया, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। बंगाल विभाजन का विरोध, उद्देश्य क्या था कि ये जो ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित कर रही है, हमारे बीच में फूट डाल रही है, ये बंगाल विभाजन का जो निर्णय है ये वापस होना चाहिए, वापस। भैया स्लॉट सिलेक्शन के लिए अंकित सर का वीडियो देखें, अभी मैंने बताया मनु बच्चे आपको। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं जैसे कि नमक, वस्त्र, शिक्षा, चीनी आदि को बहिष्कृत किया गया और एक कमेटी बनाई गई स्वदेश बांधव समिति की। हमारे जो स्वदेश यानी अपने देश के लोग हैं उनको आपस में एक बंधुत्व की भावना उनके अंदर लेकर आके आएंगे, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। डॉन सोसाइटी बनाई गई कि भाई हम अंग्रेजों का अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो हमें अंग्रेजी शिक्षा का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। तो अपनी शिक्षा कैसी होगी, इसके लिए सतीश मुखर्जी को डॉन सोसाइटी बना करके जिम्मेदारी दी गई कि हमें शिक्षा भी अपनी बनानी है। बंगाल के विभाजन के बाद में पहला स्वदेशी कॉलेज खुला रंगपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, 1905 में। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई, 1906 में। स्वदेशी चीजों के बारे में प्रचार करने के लिए स्वदेशी प्रचारणी सभा पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बनाई गई। दिल्ली में इसका नेतृत्व किया सैयद हैदर रजा ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने, और पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा। इसको कई बार नाम दे दिया जाता है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो तब भी हमको आंसर देना है सैयद हैदर रजा। यानी ये सब क्या कर रहे थे, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज बना जिसके प्राचार्य थे अरविंद घोष। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कार्लाइल नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया कि इनको कौड़े बरसाओ, ठीक है, और कैसे भी करके इस विरोध को खत्म करो। सरकारें ऐसे ही करती हैं जब आपकी आवाज़ें दबानी होती हैं, पहले हम सरकारों को आने देते हैं, सरकार हमारे दिमाग पर जगह बनाती हैं और धीरे धीरे सरकार फिर हमारी बातों को दमन करने लग जाती हैं। एसएससी के मामले में देखा सरकार ने किस तरह से दमन किया, टीचर्स को, बच्चों को खूब लाठियां पीटी गई, बच्चों के नाम पर एफआईआर, यानी कि एक बात किसी ने सुनी तक नहीं। वही प्यारी सरकार जिसको सब लोगों ने बहुत प्यार दे करके चुना था, और लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उस सरकार के साथी हो जाएं। उस सरकार ने हमारी फैमिली गिरफ्तार कर लिया था, हमारे परिवार को, माताजी को, पिताजी को, किस बात के लिए कि हम यूपी पुलिस के लिए ये कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया, और सरकार कह रही थी पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरे उत्तर भारत को पता था कि पेपर लीक हो गया, लेकिन सरकार ने माना जब आप एकजुट हुए। तो कई बार लोग जो हैं अपने दिमागों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ बढ़ रहे हैं, हम एक आवाज़, ऐसा नहीं है कि हम अपने क्षेत्र के युवाओं की आवाज़ बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं, हम इस देश भर के छात्रों की एक आवाज़ बनना चाहते हैं। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया, मुस्लिम लीग ने कोई विरोध नहीं किया था। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, भाई हम सबको टेक्निकल नॉलेज भी देनी है, अपने लोगों को टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ानी है, 1906 में। इसी दौरान पूरे भारत को एकजुट करने के लिए भारत माता का चित्र बनाया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ये हमने आपको यकीन बैच में स्टैटिक जीके में चित्र दिखा करके पढ़ाया था। हम सब करके बताइए जी भैया। आमिंदू अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे साथी, रिक्वेस्ट है, फोकस करेंगे। 1908 में स्वदेशी आंदोलन को निष्क्रिय कर दिया गया, बहुत दमन किया गया। आंदोलन के निष्क्रिय होने के क्या कारण थे, इसके जो शीर्ष नेता थे उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंदो घोष को गिरफ्तार कर लिया गया अलीपुर षड्यंत्र में। तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। विपिन चंद्रपाल, इन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से। कांग्रेस में फूट पड़ गई। मुझे बताओ कांग्रेस में जो फूट हुई थी किस अधिवेशन में हुई थी, किस अधिवेशन में, आंसर करें फटाफट से। तो क्या बोलेंगे, सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसमें रास बिहारी अध्यक्ष थे। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है, सचू एकदम से ठीक है। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया तीसरे दिल्ली दरबार में, ठीक है। ये तो बंगाल विभाजन की कहानी हुई। अब हमारे देश में एक संगठन बना था अनुशीलन समिति क्रांतिकारी घटनाओं के लिए, कब, 1902 में।
इसी में एक व्यायामशाला बनी, यहाँ पर नौजवानों को बुलाया जाता था, एक्सरसाइज, शरीर का ख्याल रखना और इस देश के प्रति, जो देश में अभी वर्तमान में हालात चल रहे हैं उसके प्रति जागरूक करना था। मिदनापुर कोलकाता में इसको बनाया गया। संस्थापक रहे पुलिंदास। इसी से जुड़े व्यक्ति थे प्रमथनाथ मिश्रा और आपका चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी वही हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। ढाका में इसकी एक शाखा खोली पुलिन बिहारी दास ने, अनुशीलन समिति की। कलकत्ता में प्रमथनाथ मिश्रा, सरला देवी और अरविंदो घोष ने एक शाखा खोली। इसमें जो सदस्य जुड़े, बारिंद्र कुमार घोष, ये भूपेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद जी के भाई हैं, ठीक है। अविनाथ भट्टाचार्य, इन तीनों ने मिलकर के लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं पैदा हों उसके लिए युगांतर पत्रिका का संपादन किया। और ये युगांतर पत्रिका का संपादन किया 1906 में, बांग्ला भाषा में हर वीक में आती थी। 1913 में इसकी शाखा खुली पटना में। आप देख रहे हैं धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। सचिंद्र सान्याल ने, सचिंद्र सान्याल वही हैं जिन्होंने एचआरए बनाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस देश के छात्रों को मिला करके। हेमचंद्र कानूनगो, इन्होंने पेरिस में हथियार बनाना सबको सिखाना शुरू किया। पेरिस गए थे, सीख के आए थे। अब देखिए 1908 में क्या होता है, अलीपुर षड्यंत्र मामला होता है जिसको मुरारीपुर या मणिकोटला बम कांड भी कहा जाता है। हुआ यह था दरअसल में यहाँ पर अलीपुर में छापा डाला गया पुलिस के द्वारा और यहाँ से बहुत सारे हथियार बरामद हुए। हथियार बरामद हुए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पुलिस का जो गवाह बन गया था नरेंद्र गोसाई बन गया था, इसने ब्रिटिश सरकार की मदद की, लेकिन इसकी हत्या कन्हैयालाई सतेंद्र चाकी के द्वारा कर दी गई। अनुशीलन समिति के बहुत सारे सदस्यों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। उसमें कुल 38 लोग थे, जिसमें प्रमुख नाम थे अरविंद घोष और बारिंदर घोष। तो ये अलीपुर षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ, बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। मनारीपुर बम कांड था ये। अरविंदो घोष जो इसके प्रमुख नेता थे, इनकी जान बचाई चित्तरंजन दास ने। एक वर्ष बाद अरविंदो घोष बरी हुए 1909 में और फिर पांडिचेरी चले गए और वहां पर एक आश्रम बना करके रहने लगे, ठीक है। इनके दो पत्र आते थे, कर्मयोगी और धर्म। कर्मयोगी जो इनका पत्र था साथी, वो आता था इंग्लिश लैंग्वेज में और धर्म आता था बंगाली लैंग्वेज में। किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड 1908 में किंग्सफोर्ड पर बम मामला हुआ। किंग्सफोर्ड दरअसल में एक जज बन के आया था और ये क्या करता था, कोई भारतीय थोड़ी भी आवाज़ उठाता था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो उसको कड़ी से कड़ी सजा करता था। अभी आप देखते हो ना देश भर में, आप देखना एक रिसर्च करना कि अभी रिसेंट में राजद्रोह के मुकदमे पिछली सरकारों के मुकाबले में कितने लगाए गए हैं। तो अभी क्या होता है, यूएपीए लगा दिया जाता है। कोई भी सरकार खिलाफ बोलता है उस पर होता है ना अनलॉफुल, सुना आपने, एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट, अब यूएपीए लगा देते हैं तुरंत, राजद्रोह लगा दे, धमकी दे दो किसी को भी, तुम हमारे खिलाफ जाओगे तुम पर राजद्रोह लगा दे। अभी कॉमन बात हो चुकी है देश में। क्या बोलेंगे, 1908 में मुजफ्फरपुर में सेशन बनाकर इनको भेजा गया। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस। लेकिन देश में हमेशा सबकी भावनाएं नहीं मरती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए देश प्राथमिकता पर होता है, खुदीराम बोस जैसे लोग। 18 साल का लड़का, अभी हमने वीडियो भी बनाया था खुदीराम बोस जी के ऊपर कि लोग उनके बारे में जाने। तो 18 साल के लड़के ने मिलकर के आपका बम फेंका किंग्सफोर्ड पर कि भैया आप हमारी आवाज़ों को ऐसे नहीं दबा सकते, और इनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई और ये सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद हुए। कब फांसी हुई थी खुदीराम जी को? 1908 में। 18 साल 9 महीने सबसे कम उम्र के शहीद थे। प्रफुल्ल चाकी, ये भी बम फेंकने में शामिल थे, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं आए थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। 1908 में फिर ये अनुशीलन समिति, जब इस पर बहुत दबाव आया, इसके सदस्य गिरफ्तार करने लगे, गिरफ्तार किए जाने लगे, तो ये जो संगठन था ये डिसमिस हो गया। ऐसा ही एक संगठन महाराष्ट्र में बना, मित्र मेला, मित्र मेला महाराष्ट्र में। इसमें इसको सावरकर बंधुओं ने स्थापित किया। गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर। यूपीए को लेखपाल में पूछा गया था कि सावरकर बंधुओं के क्या नाम थे। नंदू पढ़े अच्छे से। यही संगठन बाद में फिर आपका अभिनव भारत सोसाइटी बना 1904 में बॉम्बे क्षेत्र में। और एक आपका इटली में एक चलता था आपका तरुण इटली, मैजनी का बनाया हुआ एक संगठन था जिसने वहां पर क्रांति की थी, उससे प्रभावित ये लोग थे। वीडी सावरकर इस संगठन में बहुत एक्टिव थे और अपनी लड़क की पढ़ाई के लिए वो गए थे लंदन 1905 में। इंडिया हाउस 1905 में था। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने क्या किया था, देखिए लंदन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रिटेन के खिलाफ। इन्होंने ब्रिटेन में जाकर ही एक जगह ले ली थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, और वहाँ जाकर के लाला हरदयाल जी के साथ में मिल करके और ये एक सेंटर चलाते थे। और जो भारतीय पढ़ने जाते थे विदेश में
ठीक है, लंदन में। तो उनसे बात करते थे कि भारत में क्रांति को हम कैसे साथ दे सकते हैं, क्रांतिकारी घटनाओं में हम कैसे शामिल हो सकते हैं। तो वीडी सावरकर और मदन लाल धींगरा, ये सब लोग इंडिया हाउस में रहे थे, गांधी जी भी गए थे इंडिया हाउस में, ज़्यादातर लोग वहाँ जाते थे क्रांतिकारी भावनाओं के लोग। मदन लाल धींगरा यहीं पर एक सदस्य थे, मदन लाल धींगरा। अब इन्होंने क्या कर रखा था, अंग्रेज इनकी जासूसी करवाने लगे थे, और जासूसी करने वाला एक व्यक्ति था कर्नल वाइली, जिसकी हत्या मदन लाल धींगरा ने कर दी 1909 को। इसके लिए मदन लाल धींगरा को फांसी हुई थी। मदन लाल धींगरा जी का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा लिया जाता रहेगा। नासिक में गणेश दामोदर सावरकर, जिनको सजा दी गई क्रांतिकारी लेखों के लिए। अब जब सजा दी गई तो जज जैक्सन ने यह सजा दी थी, जिसकी हत्या कर दी गई नासिक में ही लक्ष्मण अनंत कन्हेरे के द्वारा। ठीक है, इसके लिए लक्ष्मण अनंत कन्हेरे को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। देखिए, क्रांतिकारी घटनाएं रुकती नहीं है, कोई कुछ भी बोले, सरकार कितना ही दमन कर ले, खराब माइंडसेट के लोग उनके खिलाफ में कुछ भी बोलते रहें, लेकिन जो क्रांति को जीता है, जो सत्य को जानता है, वो क्रांति करके रहता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो इनको जो फांसी हुई उसमें गोपाल कृष्ण कर्वे और विनायक नारायण देश पांडे, इनके साथ में इनको भी फांसी दी गई कि भाई आप भी इनके साथ में थे इन घटनाओं में। वीडी सावरकर को शक के चलते गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, कि आप भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, 1910 में, और सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा दे दी गई, जिसमें रिहाई हुई उनकी 1921 में। कहा जाता है कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार को माफीनामा लिखा इसके तहत कि भाई मैं कभी भी आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। तो ब्रिटिश सरकार ने इनको पेंशन भी दी थी और इनकी रिहाई कर दी थी। वहीं पर लोग, आप जानते हैं, देश में सब लोग कहते हैं कि भाई भगत सिंह जैसे लोग थे जो देश के लिए मर मिटे थे, वीडी सावरकर, फिर इन्होंने फांसी ये अपनी सजा माफ़ी के लिए पत्र क्यों लिखा था, ब्रिटिश सरकार ने इनको पेंशन क्यों दी, ब्रिटिश सरकार के सामने ये क्यों झुक गए थे, इसीलिए एक वर्ग इनके खिलाफ खड़ा हुआ आपको आज दिखता है। इंडिया हाउस जो भारतीय स्वशासन समिति थी लंदन में, उसकी स्थापना किसने की, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने। वीडी सावरकर जिनका जिक्र हम कर रहे थे, उनका जन्म 1883 में हुआ, वो देश की आज़ादी के बाद तक जीवित रहे थे, और इन्होंने अपनी रिहाई के बाद में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में कोई भी आंदोलन नहीं किया था, कोई भी एक्टिविटी नहीं की थी। जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ। 1912 में एक घटना आती है, दिल्ली षड्यंत्र मामला। ये क्या था, आप सबको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1914 से 1918 चला। लेकिन जो दिल्ली षड्यंत्र मामला था, उसके सूत्रधार थे रास बिहारी बोस, ब्रिटिश सरकार के बहुत विरोधी थे। इन्होंने अपने नौकर क्या इनके साथी थे बसंत कुमार, और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। 1911 में खूब स्वागत हुआ था जॉर्ज पंचम का तीसरे दिल्ली दरबार में। इस वायसराय था हार्डिंग द्वितीय। तो ये अपने साथियों के साथ मिले, मास्टर अमीचंद्र, अवध बिहारी और बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने क्या किया कि आपका जब हार्डिंग द्वितीय अपनी पत्नी के साथ में दिल्ली के आपका चांदनी चौक इलाके से गुजर रहा था, तो इन्होंने बम फेंक के मारा। ठीक है, स्त्री के कपड़े पहन के गए थे ये आपका बसंत कुमार, तो उसके लिए फिर इनको बाद में फांसी हुई। और हालांकि रास बिहारी जो साथी बोस थे, उनको ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई, वो फरार हो गए। तीनों को फांसी दी गई। यहाँ पर आपको याद रखना है, कनाडा में भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव होता था। वहाँ पर दो तरह के संगठन चल रहे थे, एक तो स्वदेश सेवक तारकनाथ के द्वारा, और फ्री हिंदुस्तान जीडी कुमार के द्वारा। एक घटना होती है यूएसए में, सिएटल जो जगह थी, वहाँ पर लाला हरदयाल एक अड्डा बनाते हैं कि यूएसए में भी हम भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। यहीं से युगांतर पत्रिका जारी हुई। और क्योंकि आप जानते हैं जो अमेरिका है वो प्रशांत महासागर के तट पर है, और वहाँ पर हिंदी भाषियों का एक संघ बन रहा था, हिंदुस्तान के लोगों का एक संघ बन रहा था, इसीलिए उसको प्रशांत तट हिंदुस्तान संघ भी कहा गया है। ठीक है, प्रशांत तट प्रसिद्ध लिखा हुआ है, प्रशांत तट हिंदुस्तान संघ बना। यहीं से फिर आगे बढ़ते रहे लाला हरदयाल, उन्होंने इस क्रांति को और बढ़ाया, और वो क्रांति गदर के नाम से विख्यात हुई। 1913 में इन्होंने इसको शुरू किया। संस्थापक थे लाला हरदयाल। कहाँ पर शुरू किया, 1913, अमेरिका का शहर था सैन फ्रांसिस्को। इसको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। प्रशांत तट का हिंदी संघ इसको कहा जाता है। पंजाब के किसान इन्होंने जोड़ लिए इसमें, यानी कि जो कनाडा जाके शिफ्ट हो गए थे, जो सैनिक थे ब्रिटिश सरकार में, उन सबको इन्होंने जोड़ लिया। लाला हरदयाल खुद मंत्री रहे, इसके महामंत्री सोहन सिंह भांकना को इसका अध्यक्ष बनाया, बहुत पूछे जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे, केसर सिंह थटगत। 1913 में इन्होंने मैगजीन शुरू की उर्दू भाषा में, बाद में पंजाबी में भी आई। अपना हेडक्वार्टर जो बनाया युगांतर आश्रम, यूएसए में बना रहे थे, और फिर हिंदी भाषा में ये आई मैगजीन। नारा इन्होंने दिया जंग दा होका। तो बहुत पूछा जाता है
जंग दा हो का जो नारा था वो किस संगठन का था? गदर पार्टी। आप बहुत अच्छे से आंसर देते हैं जो मैं पूछता हूँ, बहुत शाबाश सभी को। फिर ब्रिटिश सरकार की नज़रों में लाला हरदयाल आ जाते हैं। लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1914 में। 1914 में एक घटना और होती है, कोमागाटाकारु घटना 1914। दरअसल में ये एक जहाज था जिसमें यात्री थे, पानी का जहाज 376, इसमें सिख 340 थे, मुस्लिम 24 थे, हिंदू 12 थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये जहाज आपका, याद रख लेना, ये जहाज जब आपका कनाडा गया तो वहाँ कनाडा पे इन यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया कि हमारे देश में आपकी एंट्री नहीं है। ठीक है, ये जहाज पहुंचता है तो क्या कह दिया गया, आपके एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो ये जहाज वापस आता है तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ इनके ऊपर गोलियां चलवाई, बहुत पीटा गया इन यात्रियों को। तो ये जहाज कलकत्ता आया 27 सितंबर 1914 को। इसी को बोलते, जहाज का नाम था कोमागाटा, क्या बोलोगे, कोमागाटा मारू घटना इसको कहा जाता है। इसने एक चिंगारी भड़का दी थी और इसी समय पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था। दुनिया में सारे देश आपस में लड़ गए, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के नाम पर। तो जितने भी गदर आंदोलनकारी थे वो सब पंजाब आ गए और इनका नेतृत्व किया जो दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी हुई थी 1912 में, उसके मास्टरमाइंड कौन थे, रास बिहारी बोस। उन्होंने लीडरशिप की इसकी। सब लोगों ने कहा कि भाई सबसे अच्छे व्यक्ति कौन रहेंगे, तो रास बिहारी रहेंगे सबसे अच्छे व्यक्ति। ठीक है, बाद में फिर कहते हैं रास बिहारी, जब ब्रिटिश सरकार ने फिर से दबाव बनाया तो ये फिर जापान चले गए थे, जापान रहने लग गए, तो वहीं इन्होंने घर वगैरह सब बसा लिया था। होम रूल आंदोलन की बात करते हैं। हमारे देश में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। भारतीयों को वे अधिकार मिले जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने दे रखे थे। यानी अंग्रेज यहाँ पर भी अपना उपनिवेश बना के रख रहे थे, इन देशों से व्यापार करते थे, कनाडा से सब जगह, ये उनके कंट्रोल के देश थे। लेकिन बहुत सारे अधिकार इन्होंने दे रखे थे, आंतरिक शासन के, उस देश की सुरक्षा के, व्यापार के। वहाँ के लोग वो डिसीजन लेते थे, लेकिन भारत में ये सब नहीं था, सब कुछ अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल था। तो ये कह रहे हैं कि उन देशों की तरह हमको भी तो आप लोग वो सुविधाएं दीजिए। तो इसके लिए ये होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। उसके करते हैं, कारण क्या था, बहुत सारे कारण थे होम रूल आंदोलन के। एक था मॉर्लिमेंटो सुधार 1909 का। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी तो ब्रिटिशर्स को हमारी ज़रूरत थी। 1914 में तिलक जी भी बाहर आ चुके थे, जो जेल भेजे गए थे, वो भी आकर के सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे। 1916 में आपको याद है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में। और बताओ किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हो गया था, यानी मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल सब मिल गए थे। तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन में सब लोग एक हो गए थे, सब लोग एक हो गए थे। तो नरम दल, गरम दल, तो इन सबको और पावर मिली, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज भी इकट्ठी करनी थी। तो होम रूल आंदोलन ऐसा ही आयरलैंड में एक आंदोलन चला था जिसको हम आयरिश होम रूल कहते हैं, उसी की तर्ज पर यहाँ आवाज इनको उठानी थी। ठीक है, तो होम रूल लीग दो भागों में चला। एक तो इम्पोर्टेंट है, 28 अप्रैल 1916 ये बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा पुणे में शुरू किया गया। और 1 सितंबर 1916 एनी बेसेंट द्वारा मद्रास, बंबई और शेष भारत क्षेत्र में शुरू किया गया। इसमें क्या हुआ, आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने लोगों को केसरी पत्रिका के माध्यम से समझाया, मराठा पत्रिका के माध्यम से समझाया। केसरी पत्रिका आती थी मराठी लैंग्वेज में, मराठा आती थी इंग्लिश में। ये साप्ताहिक था, वीकली था, ये दैनिक था। कहाँ पर प्रभाव रहा तिलक जी के होम रूल का, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और लगभग 32,000 लोग इनसे जुड़े और उन्होंने अध्यक्ष बनाया जोसेफ बैप्टिस्टा को। यहीं पर एनी बेसेंट जी इसकी अध्यक्षता खुद रही। सचिव बनाए जॉर्ज अरुंडेल को, इसमें भी लगभग 27,000 लोग जुड़े, काफ़ी लोग जुड़े थे उस समय पे, काफ़ी संख्या है। इनके पत्र आते थे अपने विचारों के लिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, भारत को जगाते थे इन पत्रों के माध्यम से कि ब्रिटिश सरकार ने वहाँ विदेशों में ये अधिकार दे रखे हैं, हमारे देश के पास नहीं है, आप जागिए। क्योंकि लोगों को जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं यार यही मजबूरी है, ऐसे ही होता है, यही अच्छा है। लेकिन जब वो जाग जाते हैं, जब उनको ज्ञान हो जाता है, तो वो गलत चीज़ों का विरोध करना शुरू करते हैं। अन्य पत्र थे बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि आपका इसी से जुड़ा रहा। बाल गंगाधर तिलक जी, मैंने अभी बताया था 1900 कब रिहा हुए, 1916 में। ठीक है, अभी भी हमने बताया 1900, यहाँ पर सॉरी, बाल गंगाधर तिलक जी 1914 में, 16 में लखनऊ पैक्ट हुआ। बाल गंगाधर तिलक जी ने देश का दुर्भाग्य लिखा आपका 1908 में, कि देश का दुर्भाग्य क्या है। इनको गिरफ्तार करके, इसीलिए कि भाई आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लग रहे हैं, इनको बर्मा में मांडले जेल में भेजा गया। वहाँ उन्होंने गीता, द सीक्रेट ऑफ गीता, गीता रहस्य बुक लिखी। 6 वर्ष ये जेल में रहे थे।
एनी बेसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया 1917 में, लेकिन भारी विरोध हुआ तो इनको कुछ महीने के बाद दिसंबर यानी कि एंड 1917 में आपका रिहा कर दिया गया। इनके पक्ष में बहुत सारे लोगों ने दलीलें दी, मोतीलाल नेहरू ने, तेज प्रताप सप्रू, ये लोग वकील लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब पक्ष में थे एनी बेसेंट के। तो सबने कहा कि यार अलग अलग होम रूल क्यों लगा रहे हो जब हमारा एक ही लक्ष्य है। दोनों होम रूल को संयुक्त कर दिया गया 1917 में यानी अगले वर्ष, और 1920 में बनाया गया अखिल भारतीय होम रूल, ऑल इंडिया होम रूल, जिसके अध्यक्ष बनाया गया गांधी जी को। बाद में यही होम रूल लीग कांग्रेस में इसका विलय हो गया कांग्रेस में। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, वो 1856 में जन्मे थे, 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हुआ था। महाराष्ट्र में मैथ के टीचर थे। इनका उपनाम है भारतीय क्रांति का जनक, इनको नेहरू जी ने कहा था। आधुनिक भारत के निर्माता इनको गांधी जी ने कहा था। लोकमान्य इनको जनरल पब्लिक कहती थी। इन्होंने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए बहुत काम किया। लाला लाजपत राय जी 1865 में जन्मे, 1928 में सामन कमीशन का विरोध करते हुए उनकी जान गई थी 17 नवंबर 1928 को। इनको पंजाब केसरी या पंजाब का शेर कहा जाता है। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ये साइमन कमीशन क्या है? देखिए 19 आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब वो सुधारों के लिए लाया गया था, तो एक कमीशन आया साइमन कमीशन, वो उन्हीं की जांच करने आया। इसका गठन हुआ 26 नवंबर 1927 को। अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के जॉन साइमन। इसमें क्या था आपका, 7 सदस्य थे, सारे अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने कहा यार बातें तुम हमारे देश की करने आ रहे हो, हमारे देश के लोगों को तो लो सर्वे में। लेकिन इसमें सारे लोग थे, तो इसीलिए इसको कहा गया व्हाइट मैन कमीशन। क्या उद्देश्य था? भारत में जो आपका सुधार हुए हैं उनको देखें कि उनसे कोई सुधार हुआ भी नहीं। आप बताइए भारतीयों का होना जरूरी था, हाँ या ना? आपको बिल्कुल जरूरी था। ये आया 3 फरवरी 1928 को मुंबई में। नारे लगे साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। विरोध कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने किया, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, और उत्तर प्रदेश के पहले सीएम रहे थे गोविंद बल्लभ पंत, ये नेहरू जी के साथी थे बहुत अच्छे। लाहौर में नौजवान भारत सभा ने, क्योंकि नौजवान भारत सभा एक संगठन था जिसको भगत सिंह जी ने बनाया था 1926 में, ये भी विरोध कर रहा था। लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, पंजाब केसरी। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने तो विरोध किया था इसका, लेकिन मोहम्मद सफ़ी नामक एक व्यक्ति थे, उसने समर्थन किया था। ठीक है। शिवा स्वामी अय्यर ने साइमन की रिपोर्ट को कहा था कि इसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। साइमन 2 बार भारत आया, फरवरी 1928 में और अक्टूबर 1928 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई 27 मई 1930 को, ठीक है, और अक्टूबर 1930 में इसको पब्लिश कर दिया गया पब्लिक के लिए। कहा गया कि भारत में फेडरल रूल होना चाहिए, संघीय शासन होना चाहिए, बर्मा भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए, सिंध बम्बई से अलग हो, मतदान पहले वोटिंग, जैसे आज 18+ के लोग वोटिंग कर लेते हैं सब लोग, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले तो जो लोग एक फिक्स टैक्स देते थे, यानी जो लोग देश में अमीर लोग थे, लेखक लोग थे, वैचारिक लोग थे, उनको ही पहले मतदान का अधिकार था। तो फिर और इसको एक्सप्लोर किया गया कि भाई मतदान ज़्यादा लोगों तक बढ़ाया जाए, देश में 10% लोगों को मतदान का अधिकार मिले। सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहे, यानी कि जो कम्युनल इलेक्शंस हैं वो जारी रहें। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का बहुत विरोध था। भारत सचिव था बर्किन हेड। जब भारतीयों ने विरोध किया तो बर्किन हेड ने कहा था कि ये भारतीय जो है ना, इनको चुनौती दी उसने कि आप सर्वसम्मति से भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते, सिर्फ आप लोग विरोध करते हो हर एक चीज़ का। लेकिन भारतीयों ने बाद में संविधान बना के दिखाया था कि नहीं, इनके मुंह पे मारा जवाब, बोले कि तुम ऐसे ही बोल देते हो, है ना, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम भारतीय सब कुछ कर सकते हैं। तो जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उसके विरोध में लाला जी की मौत हो गई। वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था स्कॉट, इसने लाठी बजाने के आदेश दिए। बहुत लाठियाँ सैंडर्स के द्वारा, जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था उसके द्वारा लाठी मारी गई, और लाला जी की मृत्यु हुई 17 नवंबर 1928 को। लाला जी की मृत्यु, उस भीड़ में भगत सिंह भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। भगत सिंह जी ने यहीं पर प्रण लिया था कि 1 महीने में लाला जी का मौत का बदला लेंगे। जिन लाला जी ने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बन करके उभरेगा। इनकी हत्या का बदला लिया गया 17 दिसंबर 1928 को। हत्या का बदला, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सैंडर्स को इन्होंने गोली मारी। क्या बोलोगे? हत्या का बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सैंडर्स ने गोली मारी, को गोली नहीं मारी, सॉरी, सुखदेव ने सैंडर्स को गोली मारी। ठीक है। लाल लाजपत राय जी ने एक बुक भी लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया। उनके पत्र आते थे तरुण भारत और यंग इंडिया। क्या आते थे? तरुण भारत और यंग इंडिया।
अब देखिए, आप सबको पता होगा 1920 की एक घटना हुई थी, असहयोग आंदोलन, आप गांधी युग में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं इन क्रांतिकारी भावनाओं को। दरअसल में मैं अभी बता दूं, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने कहा था कि इस देश में सभी लोग मेरे साथ में आ जाएं, सब छात्र, वकील, जो लोग नौकरी करते हैं वो भी छोड़ दो, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर हमने एक वर्ष आंदोलन कर दिया, एक वर्ष पूरे देश ने, तो एक वर्ष में हम स्वराज को पालेंगे, एक वर्ष में हम स्वराज को पालेंगे। तो यही आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, समझना, तो एक वर्ष में स्वराज नहीं मिला, तो चोरी चोरा कांड हो गया था। उस चोरी चोरा कांड की वजह से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। उन्होंने क्या दिया, अहिंसा नहीं चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए, सॉरी, अहिंसा के मार्ग पर हम चलेंगे। तो इससे बहुत लोग नाराज हो गए। जो नेता लोग थे वो अलग चले गए, जो छात्र वर्ग था उसने कहा नहीं, गांधी जी के आदर्शों से काम नहीं चलेगा। नेता लोगों ने कहा नहीं, गांधी जी की बात पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, चोरी चोरा के बाद में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, उपाध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने अलग होकर के अपनी एक पार्टी बनाई, कांग्रेस से एकदम अलग हो गए, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, और इनको कहा गया परिवर्तन समर्थक नेता, कि भाई हम परिवर्तन चाहते हैं। 1923 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी की नीतियों पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगे। गांधी जी चूंकि चोरी चोरा घटना की वजह से गिरफ्तार भी हो चुके थे। तो इसी में जो छात्र वर्ग था उसके अंदर बहुत गुस्सा था। छात्र वर्ग जान रहा था कि हमारा दमन कैसे हो रहा है इस देश में। तो उन्हीं छात्रों ने HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, जिसकी स्थापना 1924 कानपुर में हुई। इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, अभी मैंने नाम लिया था इनका थोड़ी देर पहले। इनकी बुक एक बंदी जीवन आप जरूर पढ़ना, कभी लाइफ में आपको पढ़ने का समय मिले तो। सदस्य चंद्रशेखर आजाद, योगेश चंद्र चटर्जी, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, भगवती चरण वोहरा। आप समझ सकते हैं सभी गर्म दल के व्यक्ति थे, एकदम नौजवान व्यक्ति। उद्देश्य था इस युवाओं में राष्ट्रवाद को जन्म दिया जाए, नेशनलिज्म की भावना हो, यानी आपके लिए देश प्रथम होना चाहिए, कंट्री आपके लिए प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। इन्होंने कहा वयस्क मतदान हो, वयस्क मतदान जैसे आज मिलता है देश में। भारत को राज्यों का संघ बनाना है, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया जाए, ये इनके उद्देश्य रहे। इन्होंने एक मैगजीन भी लिखी युवाओं को, सबको जागरूक करने के लिए, क्रांति नाम से। इनका घोषणा पत्र आया था रिवॉल्यूशनरी, जिसको चंद्रशेखर सान्याल ने लिखा। इन्होंने गांधी जी को कहा, गांधी जी तो मौके के हिसाब से बदल जाते हैं, वो स्यूडो कैटल है, यानी कि उनको छद्मवेशी महात्मा कहा था, छद्मवेशी महात्मा, स्यूडो कैटल नहीं लिखे, छद्मवेशी महात्मा, सॉरी, छद्मवेशी यानी रूप बदलने वाले महात्मा। सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनकी गिरफ्तारी के बाद में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने इसका नेतृत्व किया। यही HRA के सदस्य थे जिन्होंने काकोरी एक्शन को अंजाम दिया। काकोरी एक्शन क्या था, इसकी योजना रामप्रसाद बिस्मिल ने बनाई। एक ट्रेन जाती थी सहारनपुर से लखनऊ, उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन। इसमें क्या था, 10 लोग शामिल हुए। इन्होंने बोला कि इसमें ब्रिटिश सरकार के जो पैसे हैं उनको हम अपने हिस्से में लेंगे, ये इनका पैसा नहीं है, इनके बाप का पैसा नहीं है, हमारे देश का पैसा है, और उससे पैसे से बंदूकें खरीदी जाएंगी और वो क्रांति के काम आएंगी। 10 लोग इसमें शामिल हुए। गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हड़बड़ी में मनमथ नाथ गुप्ता के हाथों से गोली चल गई, और इसी के बदले में HRA के 40 सदस्य ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि गोली वो किसी को लग गई। लखनऊ में 29 लोगों पर मुकदमा चला और 4 लोगों को इसमें फांसी हुई। बहुत पूछा जाता है काकोरी एक्शन में कितने लोगों को फांसी हुई। ठाकुर रोशन सिंह, इलाहाबाद, फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में फांसी दी गई, ठीक है। अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में फांसी। रामप्रसाद बिस्मिल जी को सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी गोरखपुर में। 17 अन्य को भी सजा हुई। चंद्रशेखर आजाद जी को भी मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन चंद्रशेखर तो फरार हो गए। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे, और वो आज़ाद ही मरे थे। ब्रिटिश सरकार उनको कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की सजा हुई। सचिंद्र नाथ बख्शी को इसमें काला पानी की सजा हुई थी काकोरी एक्शन में। और इस HRA को बहुत दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पूरा जोर लगाया। उसके लिए 1928 में HRA का फिर नाम बदला गया, और HRA को नाम किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहाँ पर, फिरोजा शाह कोटला मैदान में। सोशलिस्ट वर्ड जो जोड़ा था ये भगत सिंह जी ने जोड़ा था, HSRA।
फिर हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में 10 अगस्त को। इसमें क्या था, 29 पार्टी में से जो पार्टी में 29 सदस्य थे, और नहीं सॉरी 29 पार्टी नहीं, ओ सॉरी 29 सदस्य नहीं, 29 पार्टी जो देश में थी छोटी बड़ी, उनमें से 8 सदस्यों को चुना गया और वो 8 सदस्य इनके अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। आज का जो हमारा संविधान है कहते हैं उसकी शुरुआत लगभग नेहरू रिपोर्ट से हुई, क्योंकि इसमें कुछ डिमांड्स की गई। भाई हमको डोमिनियन स्टेटस मिले, यानी हम अपने बहुत सारे विषयों पर खुद निर्णय ले सकें। पृथक निर्वाचन, मुसलमानों का जो अलग निर्वाचन होता था मार्लियामेंटो सुधार के द्वारा, आपने पढ़ा होगा 1909 मार्लियामेंटो सुधार, उसमें क्या था, कम्युनल इलेक्शन की बात थी या नहीं थी? पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा पृथक निर्वाचन की बात थी, हाँ जी। संसदीय प्रणाली हमारे देश में होनी चाहिए, केंद्रीय विधानमंडल जैसे कि आज आपका संसद है हमारे देश में। अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो। पहले यह था कि लास्ट में आप अपील कर सकते थे गवर्नर के पास में, उन्होंने कहा नहीं, गवर्नर नहीं, ऐसे तो अंग्रेजों के मुकदमे जाते हैं वहाँ, वो अंग्रेजों को माफ़ कर देते हैं लास्ट में। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। 19 मौलिक अधिकारों के नाम दिए कि ये मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। वर्तमान में मौलिक अधिकार है ना, अगर लोग आपके लिए कुछ मांगे नहीं रखते तो किसी को कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस पर विवाद हो गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने विरोध किया इसका कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही चाहिए। अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, बोले बहुत पुरानी बात होगी, अभी हमको पूरी आज़ादी चाहिए, अब हम इनके अधीन रह के काम नहीं करेंगे, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने विद्रोह कर दिया और कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बना ली थी। क्या बोलेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग उसको नाम दिया गया, IIL कहते हैं, IIL। और इस मुद्दे पर उन्होंने साइन नहीं किए। गांधी जी ने बाद में इनको समझाया और इन्होंने कहा सरकार को समय देते हैं 31 दिसंबर 1929 तक का, अगर सरकार तब तक नहीं मानेगी तो फिर हमारा लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं रहेगा, पूर्ण स्वराज हमारा लक्ष्य रहेगा। ठीक है, सब लोग एग्री हो गए। यही बात लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। डोमिनियन स्टेटस पर विरोध जिन्ना ने भी किया। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस बात कर रही है अभी, कांग्रेस की जो डिमांड है तो हिंदू पक्ष की डिमांड है। कांग्रेस को भी इस देश में हिंदू पार्टी कहा जाता था एक समय पर, याद रखना इस बात को, कि हिंदुओं की रक्षा कोई कर रहा है तो जो दूसरे वर्ग थे वो कहते थे कि ये तो हिंदुओं की पार्टी है। 14 सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने लागू किया। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और सरदार भाई पल्लभ पटेल जी का नाम जो है, इनकी बात थी कि ये अध्यक्ष बनेंगे। भाई गांधी जी कब अध्यक्ष रहे थे? 1924 में बेलगांव में, उनका नाम भी आया कि भाई ये अध्यक्ष बने लाहौर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी नाम आया, लेकिन क्या बोलेंगे, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की जो उपाधि मिली थी वो बारदोली सत्याग्रह 1928 में महिलाओं के द्वारा दी गई थी। लाहौर अधिवेशन में एक और बात की गई कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आज तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन उस समय स्वतंत्रता दिवस की बात थी 26 जनवरी 1930 को। तिरंगा झंडा फहराया हमारे देश के लोगों ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुमति यहाँ पर दी गई। 11 मांगे उसमें शामिल की गई। ठीक है, इसके बाद में हमको कल की कक्षा से पढ़ना है गांधी युग को। ठीक है, गांधी एरा क्या था, इस दौरान गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन रहे, तो एक ही कक्षा में इनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा लगभग आपकी हुई है 45 मिनट के करीब की, तो आप इसका एक अच्छा सा रिवीजन कर लें की पॉइंट्स का। बस आपका समय विशेष है इस समय, हम इसलिए आपसे अतिरिक्त बातें भी नहीं कर रहे हैं, ना अतिरिक्त बातें हमको करनी है, क्योंकि बातें तो हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप मिलने आएंगे तो ज़रूर, जब आपको माइक मिलता है सिलेक्शन के बाद में, तो कुछ बातें हों तो ज़रूर कहना, लिख के रख लो उसको, इस बात को भैया से पूछूंगा तब। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।